आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आपकी आपदा से अवसर बनाने में जुटी कांग्रेस, दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या इस बार बदल जाएगी सरकार? गुजरात की एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए आई बेरोजगार की फौज, भीड़ देखकर कहेंगे नौकरी के लिए जान दोगे क्या? विवादों में आई आईएएस पूजा खेड़कर की पहली प्रतिक्रिया, सर्टिफिकेट विवाद पर क्या कहा? क्या मनीष वर्मा ही होंगे नीतीश के बाद जेडीयू में नंबर 2? आरसीपी वाली सारी जिम्मेदारियां मिली। चीन का जूनियर पार्टनर बन रहा था रूस, पीएम ने यूं ही नहीं की मॉस्को की यात्रा। नेटो ने कहा यूक्रेन को जरूर मिलेगी सदस्यता, F-16 लड़ाकू विमान और हथियार भी मिलेंगे। इजराइल हमास युद्ध में मारे गए 1,86,000 लोग, रिपोर्ट में बड़ा दावा। तहलका मचाने की तैयारी में मुकेश अंबानी, रिलायंस जियो का आ सकता है आईपीओ। इटली घूमने गई टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी, हुई लूटपाट। और क्या चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएगी टीम इंडिया? लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन कर लेने के बाद भी दिल्ली में बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीत ली। इस करारी हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन लगभग टूट चुका है। दोनों ही पार्टियां विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। कांग्रेस ने चांदनी चौक, उत्तर पश्चिम दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि आप ने पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। सीट बंटवारे के समझौते के हिसाब से कांग्रेस ने 3 और आप ने 4 सीटों पर चुनाव लड़े थे। गुजरात के भरूच जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिले के औद्योगिक क्षेत्र अलंकेश्वर की एक होटल में प्राइवेट कंपनी ने नौकरी के लिए इंटरव्यू रखा था। इंटरव्यू के लिए बड़े तादाद में युवाओं के पहुंचने से वहां पर अव्यवस्था हो गई। युवाओं के हुजूम ने इंटरव्यू के लिए पहले घुसने की कोशिश में धक्का मुक्की की। इसी दौरान वहां पर लगी रोलिंग भी धराशायी हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भरूच जिला प्रशासन की तरफ से इस घटना को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे बेरोजगारी से जोड़ दिया है। भरूच जिला सूरत और वडोदरा के बीच पड़ता है। एक बड़े आदिवासी क्षेत्र के लिए भरूच ही प्रमुख केंद्र है। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि जॉब इंटरव्यू के लिए धक्का मुक्की की घटना। गुजरात के अंकलेश्वर के एक होटल में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आए बेरोजगार युवाओं के बीच इंटरव्यू के लिए धक्का मुक्की हुई। पुणे कलेक्ट्रेट में सुर्खियों में रही प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का तबादला वाशिम कर दिया गया है। पिछले 2 दिनों से पूजा खेड़कर को लेकर जोरदार चर्चा हो रही थी। खासकर उनके सर्टिफिकेट को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इसी पृष्ठभूमि में पूजा खेड़कर ने गुरुवार को वाशिम में अपना पदभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने पहली बार मीडिया से बातचीत की। मीडिया ने जब पूजा खेड़कर से उनके खिलाफ चल रही चर्चाओं और आरोपों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं है। मैं वाशिम से जुड़कर खुश हूं और मुझे अब से वाशिम के साथ काम करना अच्छा लगेगा। सरकार ने मुझे कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा ने हाल ही में जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की थी। जेडीयू में मनीष की एंट्री के बाद से ही इस बात के कयास लगाए गए थे कि पार्टी में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जेडीयू ने अब मनीष वर्मा की जिम्मेदारी का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। पूर्व आईएएस मनीष वर्मा को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनीष वर्मा के नाम की चर्चा सीएम नीतीश कुमार के अधिकारी के तौर पर भी होती रही है। मनीष वर्मा को मिली नई जिम्मेदारी के बाद अब ये चर्चा और भी तेज हो गई है कि क्या जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद मनीष ही नंबर 2 होंगे। मनीष वर्मा को मिली नई जिम्मेदारी के बाद अब ये चर्चा और तेज हो गई है कि क्या जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद मनीष ही नंबर 2 होंगे। हाल ही में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक हुई थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दिल्ली के करीबी राज्यसभा सांसद संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस को चुनकर सबको चौंका दिया। रूस के साल 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद भी पीएम मोदी की रूस यात्रा स्पष्ट संकेत देती है कि भारत अमेरिका के साथ राजनीतिक साझेदारी के बावजूद रूस के साथ गहरे संबंध बनाए रखेगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को की यात्रा, जो वॉशिंगटन में नाटो की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित बैठकों के साथ हुई, निश्चित रूप से अमेरिका और पश्चिमी देशों में चिंता का विषय बनी है। लेकिन जून 2023 की अमेरिका यात्रा के बाद पीएम मोदी की रूस की यात्रा अमेरिका और पश्चिम को एक स्पष्ट संदेश देती है कि भारत वैश्विक मामलों में अपनी राजनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने तथा मल्टी अलाइनमेंट की नीति को जारी रखने में सक्षम है। ऐसे में जब वैश्विक व्यवस्था इजराइल हमास संघर्ष तथा यूक्रेन युद्ध के कठिन दौर से गुजर रही है और दो गुटों में बढ़ती प्रतीत हो रही है, मोदी पुतिन मुलाकात दो प्रमुख देशों के एक साथ आने का प्रतिनिधित्व करती है। पश्चिमी मुल्कों के सैन्य गठबंधन नेटो के सदस्यों ने कहा है कि वो भविष्य में यूक्रेन की नेटो सदस्यता के लिए पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने यूक्रेन के लिए अधिक मदद का भी वादा किया है। अमेरिका के वॉशिंगटन में हो रहे नेटो के 32 सदस्य मुल्कों के सम्मेलन में इसके लिए कोई समय सीमा नहीं तय की गई है। हालांकि सदस्य देशों का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की कोशिशों के लिए उनका समर्थन अटूट है। इस दौरान नेटो ने यूक्रेनी सेना के साथ और इंटीग्रेशन की भी घोषणा की है और कहा है कि सदस्य देश अगले साल यूक्रेन को 40 अरब यूरो यानी 43.3 अरब डॉलर की मदद देने का वादा करते हैं, जिसमें F-16 लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सपोर्ट भी शामिल है। नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन को दी जा रही मदद चैरिटी नहीं है, बल्कि इसमें हमारे अपने सुरक्षा हित हैं। इजराइल हमास युद्ध को लगभग 9 महीने हो गए हैं। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि गाजा में इजराइल के हमले में 38,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं 2.3 मिलियन लोगों को बेघर होना पड़ा है। लेकिन ये आंकड़े सच नहीं है। इसको लेकर लेसेंट मेडिकल जर्नल ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का अनुमान है कि फिलिस्तीन में जून तक लगभग 38,000 लोग मारे गए हैं। लेकिन लैंसेट का कहना है कि मरने वालों की वास्तविक संख्या 1,86,000 तक हो सकती है, यानी गाजा में मरने वालों की संख्या स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमान से 5 गुना अधिक हो सकती है। लैंसेट के लेखकों ने कहा है कि कुछ लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के सटीक होने पर संदेह जाहिर किया है, क्योंकि युद्ध के दौरान कई शव अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं और इसलिए उनकी गिनती नहीं की जा सकती। इसके अलावा युद्ध के चलते बीमारी जैसे कारणों से भी कई लोगों की मौतें हुई हैं। युद्ध के शुरुआती दिनों में मरने वालों की गिनती अस्पतालों में पहुंचे शवों की गिनती के आधार पर की जाती थी। आंकड़ों में अधिकांश मारे गए लोगों के नाम और पहचान शामिल नहीं होती थी। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने गुरुवार 11 जुलाई को एक रिपोर्ट में मुकेश अंबानी के जियो को लेकर प्लान का खुलासा किया है। जेफरीज के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम का आईपीओ अगले साल आ सकता है। ये एक मेगा आईपीओ होगा। इसमें कंपनी की वैल्यूएशन 9.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। ये आकलन आज के डॉलर भाव के आधार पर निकाला गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में रिलायंस जियो 122 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर सूचीबद्ध हो सकता है और इससे RIL के शेयर में 7 से 15% तक उछाल आ सकता है। इसके अलावा जेफरीज ने कहा है कि पूरा रिलायंस जियो का आईपीओ ऑफर फॉर सेल यानी OFS हो सकता है, जिसके जरिए माइनॉरिटी शेयर धारक कंपनी के शेयरों में अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जियो के आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग हो सकती है। इसी बीच कंपनी ने मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी के साथ ही अपने 5G कारोबार को भुनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जानकारों के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगले महीने संभावित AGM में जियो की आईपीओ के बारे में तस्वीर साफ हो सकती है। टेलीविजन एक्ट्रेस दिव्यांग त्रिपाठी को लेकर एक शॉकिंग खबर सामने आई है। एक्ट्रेस और उनके हस्बैंड विवेक दहिया के साथ इटली में बहुत बड़ी घटना हो गई है। असल में दिव्यांका और विवेक 8वीं वेडिंग एनिवर्सरी के लिए यूरोप ट्रिप पर गए थे। यूरोप में वो घूम रहे थे, इतने में ही पासपोर्ट समेत उनका 10 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया। एक मीडिया रिपोर्ट में दिए गए इंटरव्यू में विवेक ने पूरी घटना पर बात करते हुए कहा कि हमारी ट्रिप बहुत अच्छी चल रही थी। कल हम फ्लोरेंस में रुकने के लिए आए थे। हम जिस होटल पर
पर ठहरने वाले थे उसे देखने के लिए गए हुए थे। इस दौरान हमने अपना सामान पार्किंग में खड़ी कार में ही छोड़ दिया था। जब हम अपना सामान लेने गए तो सारा सामान चोरी हो गया था। हमारा पासपोर्ट, पर्स और 10 लाख रुपए के कीमती सामान चोरी कर लिए गए थे। चोर कार तोड़कर उसके अंदर रखा सामान लेकर भाग गए। उन्होंने कहा कि हमने लोकल पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने हमारी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान में होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के इस बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगी। ऐसे में यह टूर्नामेंट एक बार फिर से हाइब्रिड मॉडल के तहत हो सकता है। ध्यान रहे, एशिया कप 2023 जो पाकिस्तान में आयोजित हुआ था उसमें भारत ने अपने सभी मैच हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में खेले थे। चूंकि इस बात की संभावना बहुत कम है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगी, जो फरवरी से मार्च तक पाकिस्तान में आयोजित होना है। पाकिस्तान ने आईसीसी को ड्राफ्ट शेड्यूल सौंप दिया है, जिसमें भारत के सभी मैच लाहौर में खेले जाने हैं, लेकिन अभी तक बीसीसीआई की ओर से भारत की यात्रा के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इन पूरे मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाएगी, लेकिन सरकार द्वारा इस मामले में फाइनल कॉल ली जाएगी। इसलिए उस स्थिति में हाइब्रिड मॉडल पर काम किया जा रहा है।